नाउ स्टूडेंट, हमारा पार्ट 2 अब हम लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। बराबर। हमारे पास यहाँ पर दो एग्जाम्पल है ना, एक तो कांता और दूसरा कमल। दोनों के बारे में हमको इसमें डिटेल में पढ़ना है। बराबर। अब कांता वर्क इन एन ऑफिस फ्रॉम 9:30 AM to 5:30 PM। कांता जो है वो ऑफिस में 9:30 बजे से 5:30 बजे तक काम करती है। शी गेट द सैलरी एट द एंड ऑफ एवरी मंथ रेगुलरली, है ना। उसको जो है एवरी मंथ जो है मंथ के एंड में सैलरी मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम सैलरी शी इज़ एलिजिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ पेंशन एंड PPF। सैलरी के अलावा उसे जो है पेंशन और PPF भी मिलता है। शी ऑल्सो रिसीव मेडिकल अलाउंस एंड अदर अलाउंस टू। उसको मेडिकल अलाउंस और दूसरे अलाउंस भी मिलते हैं। कांता गेट द सैलरी फॉर संडे टू विच इज़ अ हॉलीडे फॉर हर। उसे संडे की भी सैलरी मिलती है जो उसका हॉलीडे होता है। बराबर। शी हैज़ बिन गिवन द अपॉइंटमेंट लेटर। उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला है विच स्टार्ट द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर जॉब। जब उसने जॉब चालू करी थी तब बराबर उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिला था, जिसमें सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए हुए थे। दस कांता वर्क इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कांता जो है वो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। बराबर ना। अब यहाँ पर कमल है। कमल इज़ द नेबर ऑफ कांता। कमल जो है वो कांता का नेबर है। ही वर्क एंड डेली वेजिस इन द ग्रोसरी शॉप। उसको रोज के वेजिस मीन्स हिंदी में धाड़की बोलते हैं, यानी रोजी के हिसाब से जो है वो एक ग्रोसरी शॉप में काम करता है। ही गोज थ्रू द शॉप इन द मॉर्निंग एट 8 एंड वर्क टिल 9। वो जो है सुबह 8 बजे जाता है और 9 बजे वापस आता है। ही डज नॉट गेट एनी अलाउंस अपार्ट फ्रॉम द डेली वेजेस। उसको कोई भी अलाउंस नहीं मिलता है। बराबर ना। ही इज़ नॉट पेड फॉर द डे ही डज नॉट गो टू वर्क। जिस दिन वो नहीं जाता है उस दिन के पैसे भी कट जाते हैं। ही डज नॉट गेट एनी पेड हॉलीडे। उसको कोई भी पेड हॉलीडे नहीं मिलता है। ही हैज़ ऑल्सो नॉट रिसीव एनी अपॉइंटमेंट लेटर। उसे कोई भी अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं मिला है। हिज बॉस कैन टेल हिम टू लीव द जॉब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उसका बॉस जो है उसे किसी भी टाइम जॉब पर से निकाल सकता है। 10 कमल वर्क इन एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो कमल जो है वो एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। बराबर। अब हमको पढ़ना है इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। द गवर्नमेंट हैज़ बॉट about certain changes in its economic policy so as to maintain its pace with the developing world and make India a developed nation। जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने है जो है वो बहुत सारी चेंजेस लाए। बराबर। हमको एक डेवलप नेशन बनना है। बराबर। हमको सारे देशों के साथ खड़े रहना है, तो हमको डेवलप नेशन बनना ज़रूरी है। और डेवलप नेशन बनने के लिए हमने जो है हमारी बहुत सारी पॉलिसी में चेंजेस करे हैं। बराबर। जैसे कि ड्यूटीज़ और टैक्स जो है, ड्यूटीज़ एंड टैक्स रिलैक्सेशन, उसमें हमने थोड़ी छूट छाट करी है ऑन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। बराबर। वेयर अनाउंस द प्रोसेस ऑफ establishing a new manufacturing unit was made simpler. As a result, India has been able to keep pace with the world in term of production। बराबर। तो इस वजह से जो है भारत भी सभी देशों के साथ प्रोडक्शन में खड़ा रह सकता है। बराबर ना। और इट हैज़ ऑल्सो जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और ये जो है बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गारी जो है उसको जनरेट करेगी। बराबर। हमको यानी कामकाज हमको यहाँ भारत में इस वजह से मिलेगा ऐसा। फिर ये प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है भाई, देखो मैं आपको बता दूँ। आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी पब्लिक वेंचर। बराबर। जो इंडिपेंडेंस के बाद जो है भारत ने बहुत सारे सेक्टर शुरू करी। बराबर। पर पैसों की कमी के वजह से या ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कमी की वजह से जो है ये सेक्टर ना प्रॉफिट कर पाए ना लॉस कर पाए। बराबर ना। तो जो है हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा भाई, देखो ये आफ्टर द इंडिपेंडेंस मैनी पब्लिक वेंचर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट
over by the government were started by the government of India. बराबर. With the passage of time, this venture made less profit and include loss. बराबर ना. Many public venture has to be closed down for this reason. बहुत सारे public venture को जो है वो बंद कर देना पड़ा था. This left an impact of our economic system. The worker become united. जो वर्कर जो थे वो तो एक साथ उनका यूनियन था, पर इसमें कौन सफ़र कर रहा था भाई? तो गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास देने के लिए पैसे नहीं थे ना. ऑन द अदर साइड द एम्फेसिस ऑफ क्वालिटी इंक्रीज अराउंड द वर्ल्ड. और दूसरी साइड जो है दुनिया में सारी क्वालिटीज़ और सारी फैक्ट्रीज जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी. द प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट मेकिंग मोर प्रॉफिट. प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा था. ऑल दिस सर्कमटेंस मोटिवेट प्राइवेटाइजेशन. तो ये सारे सर्कमफरेंस को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने क्या करा भाई? प्राइवेटाइजेशन कर दिया. गवर्नमेंट स्टार्ट शोइंग inclination toward private sector. The joint sector is a part of the process of privatization. बराबर ना. यानी joint sector जो है वो इसका एक पार्ट है. बराबर ना. अब इसके बाद आता है ग्लोबलाइजेशन. बराबर. ग्लोबलाइजेशन यानी क्या कि भाई आप दुनिया में कहीं पर भी रहो, पर आप किसी के साथ भी बिजनेस कर सकते हो. बराबर. हमको हमारा नेशन जो है उसको आगे बढ़ाना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सभी के साथ जो है बिज़नेस करें. बराबर. हमारे देश में बनी हुई चीज़ें विदेश में जाए और विदेश से बनी हुई चीज़ें हमारे देश में आए, तो सब दूर जो है इकोनॉमिक अच्छे से चल सकती है. तो इसी के चलते ये ग्लोबलाइजेशन हुआ है. बराबर. ग्लोबलाइजेशन मीन्स द वर्ल्ड बिकम वन और कंट्री कमिंग क्लोजर टू वन अनदर. बराबर. ड्यू टू द ग्लोबलाइजेशन एनी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड कैन ट्रेड विथ अनदर कंट्री ईजिली. यानी ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो है कोई भी कंट्री किसी भी दूसरे देश के साथ इजीली ट्रेड कर सकती है. इट इंटीग्रेट द मार्केट एंड प्रोडक्शन यूनिट ऑफ द वेरियस कंट्री. द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग इंटरनल रिलेशन एंड द इंटीग्रेट द मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजेशन. द यूनिट रिवॉल्यूशन इन द field of information technology has thus stimulated globalization. The World Trade Organization WTO established in 1995. CE is working toward promoting fostering globalization. बराबर ना. अब जो है इसके इफ़ेक्ट भी क्या होते हैं वो भी देख लेते हैं हम. भाई देखो, ग्लोबलाइजेशन होगा तो आपको जो है इजीली अच्छा सा बिजनेस मिल जाता है. सबसे पहली बड़ी बात तो ये है. बराबर ना. यानी देखो, अभी मैं बताऊँ आपको कि हमारे भारत देश में जो है विदेशी गाड़ियाँ जो है इतनी सारी चलती है, यानी उनका मैन्युफैक्चरिंग यहीं पर होता है. बराबर. और इजीली हमको अवेलेबल हो जाती वो चीज़. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैव इंक्रीज इन द सर्विस सेक्टर ड्यू टू द एडवांस ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. बराबर ना. देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया. बराबर. अब इसके बाद जो है आईटी सेक्टर जो है, आईटी सेक्टर में तो बहुत सारा बदलाव आया है कि जो इंटरनेशनल कंपनियों के साथ जब हम टाई अप करेंगे भाई, तो हमको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है और हमारे देश को पैसा भी मिलता है ना. तो ये जो है सबसे ये इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन है. बराबर ना. देखो, पार्टली इंडिया रिसीव द एडवांटेज ऑफ द वेंचर. सिमिलरली द बिग कंपनीज ऑफ इंडिया such as Tata Motor, Infosys, Asian Paint, Parle etc. have the export their commodities in the foreign market. बराबर ना. यानी ये लोग भी जो है अपनी चीज़ें फॉरेन मार्केट में बेच सकते हैं. अभी आपको देखो एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है इस वाले पैराग्राफ में कि चाइना अपने जो टॉयज़ बनाता है वो टॉयज़ हमारे टॉयज़ से सस्ते होते हैं. इस वजह से अभी एट प्रेजेंट मार्केट में 70 से 80% जो है चाइना के टॉयज़ का कब्जा है. बराबर. यानी 70 से 80% जो है चाइना के टॉयज़ चलते हैं. हमारे इंडियन टॉयज़ को इसने रिप्लेस कर दिया है. बराबर ना. और इस वजह से जो है हमारी कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को भारी नुकसान भी पहुंचा है. और ये जो है
ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है, बराबर ना। यानी देखो, कोई भी चीज़ आपको सस्ते में मिलेगी और क्वालिटी अच्छी होगी तो हम वही प्रीफर करेंगे कि भाई सस्ती चीज़ मिल रही है और क्वालिटी अच्छी है तो हम वही लेंगे, बराबर ना। तो चाइना मेड टॉयज़ हैव बिकम वेरी पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट ड्यू टू इट्स लो प्राइस एंड अट्रैक्टिव डिज़ाइन, बराबर ना। वो क्यों सबको अच्छे लगते हैं कि वो जो है उसकी प्राइस एकदम चीप है और डिज़ाइन उसकी बहुत अच्छी है। इन 1 ईयर ओनली द चाइनीज टॉयज हैव टू रिप्लेस द इंडियन टॉयज इन 70% to 80% शॉप, बराबर ना। देखो, मैंने आपको बताया। तो इस तरह से जो है ग्लोबलाइजेशन का इफ़ेक्ट हमारे देश पर हुआ है, बराबर। एक तरह से जो है वो अच्छा भी हुआ है कि भाई IT सेक्टर में बहुत सारे सब आगे बढ़े हैं, और दूसरी तरफ जो है हमारे कॉटन इंडस्ट्रीज जो है उसे नुकसान भी हुआ है। तो ये जो है हमारा लेसन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है, बराबर। आवर इकोनॉमिक सिस्टम हमारा यहाँ पर कंप्लीट हुआ, और आई होप आप सभी को ये लेसन समझ में आया होगा, बराबर।